ठीक है, कुछ आवास का जो पोर्शन था आप लोग के टेट के एग्जाम के लिए वो हम लोगों ने पढ़ा था। 2-3 पॉइंट बचा हुआ था उसमें। ठीक है, क्या बचा था ये हम देखते हैं। तो पहला हम देखेंगे लद्दाख के बारे में। ठीक है, कल क्या क्या हो गया था आवास में, एक बार हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, एक बार हम उसका रिवीजन कर लेते हैं कि आवास के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा था। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा था इग्लू के बारे में। जो लोग कल क्लास में नहीं थे वो लोग देख लेंगे। ठीक है, कल हम लोग इग्लू के बारे में पहला आवाज पढ़े थे। आप लोगों को बताया गया था कि ये जो होता है इग्लू, ये एक बर्फ का घर होता है। ठीक है, क्या होता है, ये एक बर्फ का घर होता है और इसमें एक जनजाति रहती है। उस जनजाति का क्या नाम था, जनजाति का नाम बताइए। रूबी जी, कौन सी जनजातियां रहती थी यहाँ पे? ममता जी, जनजाति पूछ रहे हैं, स्टिल्ट हाउस नहीं। वेरी गुड, एस्किमो। ठीक है, वेरी गुड, एस्किमो जनजाति रहती थी। एस्किमो जनजाति रहती थी। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इग्लू क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे इग्लू जो होता है ये बर्फ का घर होता है और इसमें एस्किमो जनजाति निवास करती हैं। और ये वाला जो क्षेत्र होता है, ठीक है, इग्लू जो जनजाति इग्लू जो बर्फ का घर होता है और एस्किमो जनजातियों का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। और साथ में जब हम देखते हैं ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड द्वीप समूह में और उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्र में, साउथ अमेरिका में कैसे रहेंगे ममता जी? ममता जी, साउथ अमेरिका में कैसे रहेंगे? हाँ, ध्यान से जवाब दिया करिए। साउथ मतलब क्या होता है, दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड वाले एरिया में रहते हैं एस्किमो जनजाति। ठीक है, ये हो गया था। दूसरा पॉइंट क्या हुआ था, तो दूसरा हम लोग पढ़े थे, दूसरा पढ़े थे स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस, इसके बारे में आप लोगों को बताया गया था कि इस तरह के जो घर होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो होते हैं असम में और मेघालय में। ठीक है, असम और मेघालय वाले क्षेत्रों में स्टिल्ट हाउस पाए जाते हैं। इसकी विशेषता आप लोगों को बताई गई थी कि ये जो स्टिल्ट हाउस होते हैं ये खंभों पे होते हैं। ठीक है, आप लोग को बताया गया था कि जो लोग वेलकम मूवी देखे होंगे, वेलकम मूवी में लास्ट में ये घर दिखाया जाता है। ये वेलकम मूवी में लास्ट में ये जो सीन होता है उस मूवी का यही होता है कि वो खंभों के ऊपर क्या होता है, घर बना होता है। जितने लोग नहीं देखे हैं ना, वो लोग तुरंत, मतलब अभी जब क्लास खत्म हो जाएगा वो लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो उनको वो वेलकम मूवी का लास्ट वाला सीन दिखेगा, वहां से आप लोग जान पाएंगे कि स्टिल्ट हाउस क्या होता है। ठीक है, खंभों के ऊपर ये घर बना होता है। और ये घर कहाँ आपको मिलेंगे, ये घर मिलेंगे असम और मेघालय वाले क्षेत्रों में। ठीक है, उस क्षेत्र में ऐसे घर क्यों बनाए जाते हैं, तो आप लोगों को हम बताए थे कि जो असम और मेघालय पड़ता है वो हमारे भारत में, वो हमारे भारत में पूरब साइड में पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पड़ता है असम और मेघालय। तो असम और मेघालय वाले क्षेत्रों में क्या होता है कि ये एक तरीके से आप देखेंगे तो ये पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ये जो जगह है ये उबड़ खाबड़ है, बराबर तो होगी नहीं, समतल नहीं होगी। और यहाँ पे जो जंगली जानवर होते हैं ये भी बहुत अधिक पाए जाते हैं। तो समतल करने के लिए अब कितना वो मिट्टी गिरा के जमीन को बराबर करेंगे, तो इसके लिए भी ये बांस के खंभों का प्रयोग करते हैं। और दूसरा आप लोग को बताया थे कि जानवरों से रक्षा के लिए, ठीक है, जानवरों से रक्षा के लिए भी वो स्टिल्ट हाउस का निर्माण करते हैं। ठीक, और हम लोग क्या पढ़े थे, तो थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़े थे, थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़े थे बोट नेक के बारे में, सॉरी, बोट हाउस के बारे में। बोट नेक गलती से बोल दिए।
ठीक है, बोट हाउस के बारे में पढ़े थे हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं नाव के घर। ठीक है, नाव के घर के लिए हम आपको दो तरह का पहले नाव का घर बताए थे। एक था डोंगा, ठीक, और दूसरा क्या था? दूसरा था सिकारा। ठीक है, डोंगा और सिकारा ये दोनों नाव के घर होते हैं। और ये नाव वाले घर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं श्रीनगर में। श्रीनगर में पाए जाते हैं। वहां पे एक आपको झील मिलेगी, उस झील का नाम है डल झील। ठीक है, डल झील में ये जो नाव होते हैं, बोट हाउस जो होते हैं, ये वाले चलते हैं। ठीक है, तो डोंगा जो होता है, डोंगा जो होता है बोट हाउस, इसका प्रयोग जो वहां के कह सकते हैं नाविक लोग रहते हैं, वो निवास के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसके लिए प्रयोग करते हैं? निवास के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और जो शिकारा जो बोट हाउस होता है, इसका प्रयोग घूमने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? घूमने के लिए करते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डोंगा क्या होता है या फिर शिकारा क्या होता है। तो आप लोग को बताना होगा कि ये बोट हाउस होते हैं। कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है? तो श्रीनगर में इनका प्रयोग किया जाता है। वहां पे एक झील आपको मिलेगी, डल झील, वहां पे इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, डोंगा किस तरह की नाव है? तो ये निवास करने के लिए एक तरह का बोट हाउस है। और शिकारा जो घूमने के लिए, पर्यटन के लिए जो लोग जाते हैं, ठीक है, टूरिस्ट जो जाते हैं, तो उनके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? शिकारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और आप लोगों को बताया था मैंने कि एक और पड़ता है, एक और आपको बोट हाउस मिलेगा, उसका नाम क्या था? केट्टुवेलम। क्या था? केट्टुवेलम एक आपको हाउस मिलेगा। और ये भी एक तरीके का क्या है? ये भी बोट हाउस है। और ये कहाँ मिलता है? ये केरल में मिलेगा। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है? यहाँ से पूछा जाएगा आप लोगों से कि केट्टुवेलम क्या है। तो आप लोग जानेंगे कि केट्टुवेलम क्या है? बोट हाउस है। कहाँ ये मिलता है? केरल में मिलता है। ठीक है, डोंगा और शिकारा, डोंगा के लिए आप लोगों को बताए थे कि ये जो बोट हाउस होता है, इसकी जो लंबाई होती है लगभग 80 से 90 फीट की होती है। ठीक है, 80 से 90 फीट की ये लंबाई होती है। ठीक है, इस बोट हाउस की। और इसकी जो चौड़ाई होती है, ये 5 से 6 फीट की होती है। तो ये जनरल नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हैं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आज का जो हमारा फोर्थ वाला पॉइंट रहेगा, ठीक, इसको हम देखेंगे। जो हमारे घर लेह और लद्दाख वाले एरिया में बनाए जाते हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, लेह लद्दाख, लेह लद्दाख के घर। ठीक, तो इनके घरों की हम विशेषता देखेंगे कि इनके घर कैसे बनते हैं। देखिए, जो लेह और लद्दाख में घर बनाए जाते हैं, ये घर इनका 2 मंजिला बनता है। कितना मंजिला बनता है? 2 मंजिला बनता है। आप लोग अभी अंडरग्राउंड घर देखे होंगे, ठीक है, जो जमीन के नीचे बनाए जाते हैं। तो इनके घर भी 2 मंजिल के होते हैं, 2 स्टोरी होती है। और इनके घर का जो निर्माण होता है, वो होता है पत्थर से। किससे होता है? बड़े बड़े पत्थरों को काट करके इनका घर बनाया जाता है। और इन घर को पेंट करने के लिए ये किसका प्रयोग करते हैं? तो ये प्रयोग करते हैं मिट्टी और चूना का। ठीक है, दीवारों को पेंट करने के लिए ये किसका प्रयोग करते हैं? तो ये मिट्टी और चूना का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनके घर की जो विशेषता है वो ये है कि ये जो 2 मंजिला घर होता है, ठीक है, ये जो 2 मंजिला घर होता है, इसमें नीचे वाला जो घर होता है, या नीचे वाला जो कह सकते हैं कि स्टोरी होती है, इसमें कहीं भी कोई भी खिड़की या दरवाजे नहीं, मतलब दरवाजा एक आने जाने के लिए होता है और खिड़कियां वगैरह नहीं होती हैं। इसमें ये जानवरों को रखते हैं, अपने जानवरों को यहाँ पर वो रखते हैं। और खुद वो कहाँ रहेंगे? खुद वो छत पर रहेंगे।
और इनके जो छत होते हैं ना वो समतल होते हैं। कैसे छत होते हैं? छत इनके समतल होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं। और जब ठंडी का मौसम होता है ना तो ये स्वयं भी नीचे वाले घर में आकर के रहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इसको दे रही हूँ, इसको लिखिए आप लोग। लेह लद्दाख में लेह लद्दाख में घर पत्थरों से बनते हैं, से बनते हैं तथा इनकी रंगाई चूना तथा मिट्टी से की जाती है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, यहाँ के छत समतल होते हैं, छत समतल होते हैं। ठीक है, लेह लद्दाख में दो मंजिले इमारत का निर्माण किया जाता है जिसमें से पहली मंजिल जमीन के नीचे बनाई जाती है और उसमें जानवर रहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पॉइंट जितना मैंने लिख दिया आप नोट डाउन करेंगे। दूसरी चीज आप लोग याद रखेंगे कि ये जो लिखवा रहे हैं हम आप लोग को ना, इसमें आप लोगों का टेट के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इग्लू पूछा जा सकता है। बाकी की चीजें जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हमारे सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होंगे, जितने पॉइंट्स लिखाए जा रहे हैं वो लिखिए आप लोग। देखिए सीटेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो ऐसे पूछा जाएगा कि वहां पर घर का निर्माण पत्थरों से किया जाता है तथा उसके दीवालों की रंगाई चूना और मिट्टी को मिला के किया जाता है। इस प्रकार के घर कहाँ बनते हैं? तो आपके ऑप्शन उठा करके डाल देगा। ठीक है, मतलब पहले पूरा स्टेटमेंट देगा और स्टेटमेंट के बाद आपको जो ऑप्शन देगा तो वो आपको ऑप्शन पढ़ने के लिए आपको पूरा स्टेटमेंट जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट कब जानेंगे? जब ये इस तरीके से पूरा डिटेल में पढ़े रहेंगे। ठीक है, देखिए सीटेट जो होता है बहुत इजी चीज है, बहुत आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। बस बात इतनी होती है कि हर चीज को आप कहानी की तरह याद रखेंगे, रट के नहीं याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद लेह लद्दाख के बाद एक लास्ट हमारा बचा हुआ है, उसको हम देख लेंगे। एक दूसरा घर बचा हुआ है, उस घर के बारे में देखेंगे। सब लोग लिख लिए थे ना? मैंने स्लाइड चेंज कर दिया, जो लोग नहीं लिखे हैं वो बता दीजिए, हम फिर से स्लाइड वही कर दें। चलिए फिर बेहतर। तो अब हम चलेंगे लेह लद्दाख से और ऊपर, लेह लद्दाख से और ऊपर चलेंगे थोड़ा तो आपको एक जगह मिलेगा चांगथांग। ठीक है, चांगथांग एक जगह मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, उन जनजातियों का नाम है चांगपा। क्या नाम है?
चांगपा। ठीक है, चांगथांग एक जगह है और वहां की एक जनजाति है, बिल्कुल वो चाइना के एरिया को टच करता हुआ ही है। ठीक है जया जी। तो ये जनजातियां जो है, चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? चांगथांग में पाई जाती है। ठीक है, इनके घर की जो विशेषता है वो ये है कि ये लोग टेंट बना करके रहते हैं। ठीक है, टेंट बना करके रहते हैं और उस टेंट के घर को क्या कहते हैं? तो उस टेंट के घर को बोलते हैं टेंटो। क्या बोलते हैं? टेंटो बोलते हैं। ठीक है, और ये घर जो होता है, ये मतलब जो घर होता है ये टेंटो, जो ऊपर ये लोग जैसे अभी हम लोग टेंट बनाते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं? कोई प्लास्टिक का या कह सकते हैं कोई कपड़े को ढक करके टेंट बनाते हैं, लेकिन ये जो टेंट बनाते हैं ये बनता है याक के बाल से। किसके बाल से बनता है? याक के बाल से बनता है ये टेंट। ठीक है, और ये जो टेंट बनता है इसको बनाने के लिए 2 फीट गहरे गड्ढे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि उनको टेंट लगाना है तो पहले वो क्या करेंगे कि जमीन के नीचे, याक क्या है बता रहे हैं ममता जी? याक नहीं पढ़ी हैं? हम लोग तो पढ़े हैं, वाई फॉर याक। तो 2 फीट गहरे गड्ढे को पहले वो खोदते हैं। ठीक है, 2 फीट गहरे गड्ढे को खोदते हैं और उसमें 9 डंडे का ये प्रयोग करेंगे। कितने डंडे का? जैसे हम जो बम्बू का यूज करेंगे वो कितने बम्बू रहेंगे? तो 9 बम्बू का यूज करेंगे। ठीक है, और इसी पर वो क्या बनाते हैं? टेंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। पहले आप हेडिंग डालेंगे चांगथांग, लिखेंगे यहाँ की जनजातियां। मैं इस पॉइंट को लिख देती हूँ। पहले हेडिंग आप लोग डाल दीजिए चांगथांग। ठीक है, लिखिए यहाँ की चांगपा जनजाति, चांगपा जनजाति टेंटो नामक इसको इरेज कर दीजिए, टेंटो नामक याक के बाल वाले टेंट के घर में निवास करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां हम यहाँ लिखेंगे, इस टेंट को बनाने के लिए, इस टेंट को लगाने के लिए, लिखिए लगाने के लिए 2 फीट गहरे गड्ढे, 2 फीट गहरे गड्ढे तथा 9 डंडे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आप उतार लेंगे। जितने लोगों को ये लग रहा होगा कि मैम क्या लिखा रही हैं, वो बिल्कुल परेशान ना हो। मैंने बता दिया कि अगर ये आपके टेट के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा तो सीटेट के एग्जाम में ये 100% पूछा जाता है। और यही पूछा जाएगा कि कौन सा घर है जिसको बनाने के लिए 2 फीट गहरे गड्ढे का प्रयोग तथा 9 डंडे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या दूसरा क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से पूछा जा सकता है कि चांगपा जनजाति जो घर बनाती है उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, तो कथन में उठा करके यही सब डाल देगा, तो इसलिए आप इसको पूरा नोट डाउन करेंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं हमारे पूरे आवास वाले
मैं फर्स्ट स्लाइड से आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। ठीक है, आवाज में यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ चीजें कल कवर किए तो उसको मैंने रिवीजन करा दिया। बाकी का जो 2 बचा हुआ था वो हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो आवाज का जो आप लोगों का सिलेबस में एक पॉइंट रखा गया है, ठीक है, एक टॉपिक है, वो खत्म हो गया। ठीक। और दूसरी चीज अगर हम देखें तो जो परसों की क्लास हम लोगों की थी, तो उस क्लास में हम लोग रोग वोग के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से कुछ रोग बचे हुए थे, तो उनको आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ रोग बच गए थे तो उनको डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा 3 चैप्टर जो है या 3 टॉपिक जो है हम कह सकते हैं, वो टेट का खत्म हो जाएगा। तो ये अगर आप लोग नोट डाउन कर लिए हो तो बता दीजिए, स्लाइड आगे चला जाए फिर। सबका हो गया? चलिए फिर। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे रोगों के बारे में। ठीक है, रोग में आप लोगों को हम बताए थे कि संक्रमण रोग क्या होते हैं। ठीक है, तो संक्रमण रोग को हम संचारी रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारी रोग भी कहते हैं। तो बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे अगर कभी संक्रमण की जगह संचारी करके पूछ लिया तो। ठीक है ना, एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। और जो रोग बिना छूने या बिना किसी संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे बुखार हुआ, तो बुखार तो किसी के संपर्क में आए बिना होता नहीं है, सॉरी मतलब आप किसी के संपर्क में भले आ जाए तो बुखार तो होता नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? उसको असंचारी बोलते हैं। मतलब जो किसी के छूने या किसी के टच में रहने से ना हो, वो असंचारी रोग होता है। ठीक है, तो असंचारी हमको नहीं पढ़ना है, संचारी यानी कि हमें संक्रमण वाला रोग पढ़ना था। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को बता दिया गया था कि संचारी या संक्रमण रोग क्या होते हैं, जो किसी ना किसी माध्यम से फैलते हैं। ठीक है, वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो हवा के माध्यम से ही फैले, या कोई जरूरी नहीं है कि वो पानी के माध्यम से ही सिर्फ फैले, वो किसी भी माध्यम से फैल सकते हैं। जैसे आप लोग को एग्जाम्पल भी बताए थे कि मान लीजिए कि एक आदमी को जुकाम हुआ है, ठीक है, वो छींका, तो उसके कुछ जो वायरस होंगे वो बाहर निकल करके आएंगे। ठीक है, अब छींकने पे क्या होता है, मान लीजिए हम छींक रहे हैं तो कभी हम हाथ लगा देते हैं, हमारे पास रुमाल तुरंत नहीं हुआ, हम हाथ लगा देंगे, तो वो वायरस जो होते हैं वो हमारे हाथ पे आ जाते हैं, और उस हाथ से हम जब किसी किसी दूसरे चीज को टच करेंगे तो वो वायरस वहां चले जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो फैलना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा चीज जो आप लोग को प्रेजेंट टाइम में देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है, कोरोना वायरस। ठीक है, तो लोग मतलब जब आप लोग कुछ टाइम पहले देखे होंगे तो इसके लिए बहुत सारे अफवाहें आ रही थी कि वो हवाओं में फैल रहा है। ठीक है, तो वो हवाओं में कैसे फैल रहा है या नहीं फैल रहा है, उसके लिए हम आप लोगों को एक बता देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये ममता जी हो गई। ठीक है, ममता जी देखिए अच्छी बनी है, और ये हो गई जया जी। ठीक, ये दोनों लोग आपस में बात कर रही हैं। ठीक, अब आप लोगों को एक चीज फील होता होगा कि अगर हम इतने दूर से आपस में बात करते हैं तो हमारा जो सांस होता है एक दूसरे के मुंह तक आता है। ठीक, अगर इसी को हम कह दें कि ये कोई दो आदमी है, ए आदमी है या बी है, ठीक है, ये दोनों दो आदमी है, इस कंडीशन में आप देखेंगे, मान लीजिए ए को कोरोना वायरस हुआ है, ठीक है, ये कोरोना पॉजिटिव है, तो अगर इस कंडीशन में वो इतनी दूरी से उससे बोलेगा तो इनके मुंह से जो भी वायरस निकलेंगे, इनके सांस से जो भी वायरस निकलेंगे, उस व्यक्ति तक, दूसरे व्यक्ति तक वो बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा नहीं था कि ये पूरे हवाओं में फैल रहे थे, ये वायरस जो थे एक सांस से दूसरे सांस तक अगर वो इतनी दूरी पर रहते थे तो वो चीजें उन तक जाती थी। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या था कि अगर आप जैसे ये एक नॉर्मल अगर हम देखें तो हम इसको सर्दी जुकाम के भी कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी क्या होता था कि आपको छींक आएगा, आपको जुकाम होगा, तो अगर आप हाथ से छुए अपने नाक को, अपने मुंह को, और कहीं टेबल को छू दिए, कहीं पेन को छू दिए, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि आने वाले व्यक्ति को भी अगर वो पेन छुएगा, कुछ भी टच करेगा, तो उस तक वायरस जाता है।
इसीलिए क्या कहा गया है कि 2 गज की आपको दूरी बना करके रखनी है। ठीक, 2 गज की दूरी अगर आप बनाएंगे तो इतनी दूर तक वायरस जो होता है वो नहीं जाता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कुछ चीजें और। सब लोग ममता जी को परेशान मत करिए भाई। चलिए, समझ आ रहा है ना? अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहेगा टॉपिक में तो वो हमको बोल देगा, हम दोबारा उसको समझा देंगे। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे वायरस होते हैं कि जो जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा फैलते हैं, या फिर वायरस के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, तो जीवाणु को हम बोलते हैं बैक्टीरिया। ये आप लोग परेशान नहीं होंगे, मैं जीवाणु लिख रही हूँ। जिसको जीवाणु समझ में नहीं आएगा वो ब्रैकेट में लिख लेगा बैक्टीरिया। जीवाणु को ही हम क्या बोलते हैं? जीवाणु को ही हम बोलते हैं बैक्टीरिया, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है ये इंग्लिश वर्जन है। कभी कभी एग्जाम में बैक्टीरिया उठा के देगा, कभी कभी जीवाणु दे देगा। तो इनसे कौन कौन से रोग होते हैं हम उनके नाम लिख लेंगे। तो प्लेग आप लोगों को पता होगा, ये कैसे फैलता है? चूहों के माध्यम से फैलता है। नाम आप लोग बस लिखते चलिए। फिर होता है डिफ्थीरिया, और क्या होता है? टाइफाइड। टाइफाइड। चौथा क्या हम लिख सकते हैं? काली खांसी। काली खांसी आप लोग जानते हैं, इसमें जब आदमी खांसता है ना तो इसी काली खांसी को एक नाम से और जानते हैं हम लोग। किस नाम से जानते हैं काली खांसी को? किसी को पता है? क्या सीमा जी? वेरी गुड मुन्नू। इसको बोलते हैं कुकुर खांसी। ठीक है, मतलब खांसने पे वो कुत्ते की तरह आवाज आती है अंदर से। चलिए आगे देखेंगे फिर। और क्या होता है बैक्टीरिया से? तो होता है टिटनेस। टिटनेस आप लोगों को पता होगा कि मान लीजिए लोहे से कभी भी कुछ अगर कहीं पे कट जाता है, तो अगर वो जंग लगा लोहा है तो उससे टिटनेस हो जाता है। ठीक है, कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग क्या होता है? ये हाथ में अगर आप देखेंगे, ये पहले बहुत ज्यादा था, अब तो इससे बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बीमारी ये खत्म होने के कगार पे आ गई। इस कंडीशन में क्या होता है कि जिसको कुष्ठ रोग होता है वो क्या हो जाता है, उसके हाथ में फोड़े वगैरह हो जाते हैं, उसका जो नस कह सकते हैं होता है ना, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो जाएगा ना तो वो पूरी बॉडी जो होती है वो खराब हो जाती है। ठीक है, ये देखिए, कुष्ठ रोग के बाद निमोनिया और हैजा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो किससे होती हैं? जो जीवाणुओं से होती हैं, या उनको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग उतार लेंगे। अच्छा, दो इसमें जो इम्पोर्टेंट है हम उसका नाम आप लोगों को लिखवा दे रहे हैं कि कौन कौन से वायरस का उनका नाम क्या है। देखिए सारे सारे जितने भी बीमारियां हैं उनके आप वायरस का नाम नहीं याद कर सकते हैं। दो एक मैं लिखवा दे रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो प्लेग कौन से बैक्टीरिया से फैलते हैं? प्लेग फैलता है पास्यूरेला। पास्यूरेला पेस्टिस जीवाणु। ठीक है, तो पास्यूरेला पेस्टिस जीवाणु से कौन सा फैलता है बीमारी? तो वो होगा प्लेग। ठीक है, हैजा किससे होता है? तो हैजा आप लोग लिखेंगे विबियो कॉलेरा। वैसे हैजा को हम इंग्लिश में कॉलरा या कॉलेरा ही बोलते हैं। ठीक है, तो हैजा क्या आप लिख लेंगे कौन सा बैक्टीरिया होता है, और प्लेग का कौन सा बैक्टीरिया होता है। तो दोनों बैक्टीरिया का नाम भी आप सामने लिख लेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखवा दिया। ठीक है, अगर और किसी को ज्यादा अगर लिखना होगा तो वो खोज करके किताब उताब से पढ़ के लिख लेगा, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, हो गया।
हो गया तो बता दीजिए, फिर आगे चला जाए। चलिए फिर। हाँ जया जी, उसको अगर आप लिखना चाहती हैं तो लिख सकती हैं, सही बता रही हैं आप। ठीक है, लेकिन कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो अब बैक्टीरिया के बाद हम लिखेंगे कि प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से क्या क्या होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है पायरिया। ठीक है, क्या होता है? पायरिया होता है। दूसरा होता है कालाजार। कालाजार। कालाजार एक तरीके का बुखार होता है। और क्या होता है? और होता है मलेरिया, पेचिस, और एक हम लास्ट में लिख सकते हैं सोने की बीमारी। सोने की बीमारी। सोने की बीमारी मतलब गोल्ड वाला सोना नहीं, स्लीप वाला सोना। ठीक है, तो ये कुछ बीमारियां हो गई जो किससे फैलती हैं? जो प्रोटोजोआ से फैलती हैं। ठीक। इसमें हम मलेरिया का जो वायरस होता है, या कह सकते हैं मलेरिया के लिए जो वायरस, कह सकते हैं एक तरीके से प्रोटोजोआ जो विशेष करके इसके लिए जिम्मेवार होता है, वो क्या होता है? तो उसका नाम आप लोग लिखेंगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। ठीक है। प्लाज्मोडियम एक तरीके से ये फैलता है जो मादा मच्छर होती है। मादा मच्छर का नाम है एनाफ्लीज। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो मादा मच्छर, देखिए आप लोग को सर पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कि कौन से मच्छर हम लोगों को काटते हैं, जो महिला वाले मच्छर होते हैं। ठीक है, पुरुष वाले नहीं काटते, वो सिर्फ आपके पास भन भन करके चले जाएंगे। तो ये एक तरह का मादा मच्छर होते हैं। मादा मच्छर होते हैं, उनका नाम क्या है? एनाफ्लीज नाम है। और इन्हीं से मादा मच्छर एनाफ्लीज जो होता है वो कौन से प्रोटोजोआ का वाहक होता है? प्लाज्मोडोरियम का जो होता है वो एक तरीके का संचारक होता है, और उससे कौन सा रोग होता है? मलेरिया हो जाता है। बिल्कुल, महिलाएं खून चूसती हैं सर बोल रहे हैं। और ये कब से बोल रहे हैं कि अब ये नहीं बोलेंगी, मैंने बोल दिया। महिलाएं नहीं खून चूसती हैं, महिला मच्छर खून चूसती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हो तो बताइए। देखिए मलेरिया का पूछा जा सकता है, इसलिए मलेरिया आप लोग याद रखेंगे, बहुत आराम से याद हो जाएगा। प्लाज्मोडोरियम, प्लाज्मोडियम। ममता जी आप कुछ बोल नहीं रही हैं क्यों? ये एक तरीके का प्रोटोजोआ होता है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए जब हमें मच्छर, जो मच्छर काटेगा उस मच्छर का नाम जो रहेगा वो रहेगा एनाफ्लीज। ठीक है, ये मच्छर हमें काटा, तो जब वो काटेगा ना तो हमारे बॉडी में जो प्रोटोजोआ वो डालेगा उस प्रोटोजोआ का नाम रहेगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम जो होता है ये हमारे बॉडी में जब घुस जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा। ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब प्रोटोजोआ के बाद हम देखेंगे, हाँ प्लाज्मोडियम होता है जया जी। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे विषाणु। विषाणु मतलब वायरस होता है। ठीक है, तो विषाणु से फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं उसको हम देखेंगे। विषाणु, और जिसको विषाणु ना समझ में आ रहा हो वो लिख सकते हैं वायरस। ठीक है, तो कौन कौन से रोग होते हैं वायरस से, हम नाम इनके लिखेंगे। पहले आप लिखिए रेबीज। रेबीज के बाद हम लिखेंगे खसरा। इसके बाद
तीसरा हम लिखेंगे हिपेटाइटिस। जानते हैं हिपेटाइटिस कई तरह का होता है, जिसमें से जो हिपेटाइटिस बी होता है ना वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अच्छा, हिपेटाइटिस में क्या होता है? जया जी बता रहे हैं हेपेटाइटिस पी लिया। और लोग बताइए। रेनू जी बोल रही हैं रंग पहचान में नहीं आता है। अरे भाई हेपेटाइटिस आप लोग को सर पढ़ाए होंगे, इसमें वेरी गुड लीवर प्रभावित होता है। वेरी गुड रागनी जी। जब हेपेटाइटिस हो जाता है तो क्या होता है, लीवर आपका प्रभावित हो जाता है। ठीक है, चलिए और नाम लिखिए। पोलियो के बाद हम लिखेंगे इसमें पांचवा नाम एड्स। अभी पूछ रहे हैं। एड्स के बाद हम लिखेंगे चेचक। फिर क्या लिखेंगे चेचक के बाद, और लिखिए छोटी माता। छोटी माता। छोटी माता गांव में अक्सर लोग बोलते हैं छोटी माता हुई है। ठीक है, ये भी चेचक का एक रूप ही होता है। और क्या होता है, डेंगू होता है। ठीक, दो एक नाम और हम लिखेंगे। एक होता है गलसोंधा। ठीक है, गांव में अक्सर लोग इस जब ये होता है ना तो गांव में लोग क्या करते हैं, सोना धुल करके पिलाते हैं। गलसोंद लिखिए। और 10वां आप लिखेंगे एनफ्लुएंजा। एनफ्लुएंजा। ठीक है, तो ये होते हैं विषाणु से फैलने वाले रोग। ठीक, अब इसमें हम कुछ विषाणुओं के जो नाम होते हैं उनके नाम हम देख लेंगे। वो कौन, अच्छा ये इसमें एक और लिख लीजिए, जुकाम। जो हम लोगों को नॉर्मल जुकाम खांसी होता है वो भी किससे फैलता है, वो भी एक तरीके का वायरस होता है, उसी से फैलता है। तो जुकाम तो पहले लिख लीजिए आप लोग। चलिए, तो इसमें जुकाम जो होता है ये किस वायरस से होता है, तो उस वायरस का नाम लिख लीजिए राइनो वायरस। कौन सा वायरस होता है, राइनो वायरस होता है, उससे क्या होगा, जुकाम होगा लोगों को। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे डेंगू। डेंगू किससे फैलता है, तो डेंगू जो होता है ये डेंगू वायरस से ही फैलता है, लेकिन ये भी मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, ये भी मच्छर के काटने से फैलता है। इसके बाद हम देखेंगे, नहीं अब कुछ नहीं देखेंगे, हो गया, बहुत हो गया। तो अब हम इसमें एड्स को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, एड्स और एचआईवी कल आप लोगों को बोले थे कि इनके बारे में हम बात करेंगे, तो एड्स और एचआईवी को हम डिटेल में देखेंगे। बाकी अगर आप लोगों को लिखना होगा कि कौन से वायरस से कौन सा रोग फैलता है तो वो आप लोग खोज करके लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, मैं इसलिए उतना बता नहीं रही हूँ, भूल जाएगा सब आप लोगों को। जितने पॉइंट्स लिखवा दिए गए हैं वो आप लोग याद रखेंगे। राइनो वायरस जरूर याद रखेंगे आप लोग। अगर डेंगू वायरस किस मच्छर के काटने से फैलेगा तो आप उसके मच्छर का नाम याद कर सकते हैं। उस मच्छर का नाम है एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी ये एक तरीके का मच्छर होता है, मादा मच्छर है ये भी, और इन्हीं के काटने से वो फैलता है। ठीक है, महिलाएं बहुत खतरनाक होती हैं, वो किसी भी रूप में रहें। नोट डाउन हो गया हो तो बताइए, फिर नेक्स्ट पे चला जाए। चलिए, अच्छा दो होमवर्क आपको हम दिए थे, हमको याद आ गया, कल हम पूछ नहीं पाए थे। एक दिए थे आप लोगों को कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, प्रोटीन की कमी से रोग क्यों होता है, और सब्जियों में जो पीलापन पाया जाता है वो क्यों पाया जाता है, सब्जियों का पीलापन क्यों पाया जाता है, ये किसको पता है? ये दोनों क्वेश्चन का पहले आंसर बताइए, फिर तब हम आगे पढ़ाएंगे। चलिए, एक तो जवाब आ गया जया जी का।
अंजू जी भाग गई क्लास छोड़ करके, जैसे ही पूछे वैसे ही निकल ली। ममता जी पहले क्वेश्चन का पहले जवाब दीजिए, दूसरे का तो सब लोग दे रहे हैं। जया जी भी दूसरे का दी, आप भी दी, पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। वेरी गुड नीलम जी। मेरास्मस होता है, क्या होता है प्रोटीन की कमी से? तो होता है मेरास्मस। एक मिनट, मेरास्मस। वेरी गुड प्रतिभा सिंह जी। और दूसरा एक रोग और होता है प्रोटीन की कमी से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्वासियोरकर। देखिए नाम खतरनाक है लेकिन क्वास क्वासियोरकर बोलते हैं। देखिए ये नाम थोड़ा कहीं कहीं आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन क्वासियोरकर बोलते हैं, ठीक है। मेरास्मस और क्वासियोरकर बोलते हैं, ठीक है। और पीलापन क्यों पाया जाता है? अभी जया जी इसका जवाब दी थी। कैरोटीन। वेरी गुड रेनू जी। जो सब्जियों में दूध में पीलापन पाया जाता है वो क्यों पाया जाता है? कैरोटीन की वजह से। वेरी गुड, ठीक है। और ये हम आप लोगों को इसलिए बताए थे कि जो विटामिन ए होता है, जो पीली सब्जियां वगैरह होती हैं, अगर हम उसको खाएंगे तो विटामिन ए की कमी क्या होती है? पूरी हो जाती है। अच्छा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रोग। वेरी गुड रतौंदी, बच्चों का जवाब आ रहा है। चलिए अब हम पढ़ेंगे एचआईवी और एड्स के बारे में, ठीक है। एचआईवी और एड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग एक मिनट रुक जाइए क्योंकि मेरी स्लाइड खत्म हो गई, मैं दूसरी स्लाइड ले लूं। चलिए सही हो गया। तो अब देखते हैं क्या होता है एचआईवी और एड्स, ठीक है। देखिए आप लोग जनरली ये दोनों नाम सुने होंगे, एचआईवी का और एड्स का, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एचआईवी क्या होता है और एड्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम एचआईवी और एड्स का फुल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। जितने लोगों को एचआईवी का और एड्स का फुल फॉर्म पता हो वो बताएं, बताइए फटाफट। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है ये भी हमें बताइए आप लोग। वेरी गुड जया जी, एड्स का तो बता दी। बाकी कहाँ गए? चलिए बहुत अच्छी बात है, बच्चों को पता है। तो पहले एचआईवी का तो बताइए, आप लोग एड्स का बता रहे हैं। तो एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। सब लोग नोट डाउन कर लेंगे। सर एचआईवी का बता रहे थे, फिर एड्स का हम देखते हैं। एड्स का क्या हो जाता है? तो एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो जितने लोगों ने इसको बताया उतने लोगों ने सही बताया। दो ही तीन बच्चों का जवाब आया था, जया जी का और रेनू जायसवाल जी का, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, जितने लोग को नहीं पता है वो उतार लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछे हैं कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट बताइए एड्स दिवस कब मनाया जाता है, फिर आगे चलेंगे हम। उपासना जी एड्स दिवस कब मनाया जाता है?
वेरी गुड। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए सर कितना अच्छा ट्रिक बता दिए। बीच में आपको दो चीज दिखाई पड़ रहा होगा, आई और डी। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग आई जैसा सिंबल कौन से लैंग्वेज में लिखते हैं? जब रोमन का लिखते हैं 1 2 तब लिखते हैं ना। तो रोमन का 1 2 समझ लीजिए, ये आई से 1 हो गया और डी से क्या हो गया? दिसंबर हो गया। तो ये इससे आप लोग को भूलेगा नहीं। देखिए कितना अच्छा ये ट्रिक है। तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आप लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि एचआईवी और एड्स होता क्या है। देखिए, ये एक तरीके की ऐसी बीमारी है ना, जिससे व्यक्ति के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, ठीक है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारे अंदर, जो रोगों को खत्म करते हैं, एक तरीके से हम देखें अगर, तो ये धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होती है। जो एचआईवी होता है, पहले अगर एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, तो ये एचआईवी पॉजिटिव है, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसको एड्स भी है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। और कोई आदमी ऐसा भी नहीं हो सकता है कि उसको एचआईवी नहीं है तो उसको एड्स हो जाए। ठीक है, यानी कि अगर किसी आदमी को एड्स होता है तो उसको एचआईवी होगा। जैसे कि आप इसका एक एग्जांपल देखिए, जब आपको सर्दी होता है, ठीक है, सर्दी जब होता है तो बुखार होना कॉमन है। ठीक है, बुखार होना कॉमन है। ठीक, तो उसी तरीके से सर्दी को आप एचआईवी जानिए। अगर आपको एचआईवी है तभी आपको एड्स होगा। ऐसा नहीं है कि आपको एचआईवी नहीं है तो एड्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले आपके शरीर में जो है एचआईवी पहले होगा और बाद में, अच्छा एचआईवी से एड्स कैसे हो जाता है? तो एचआईवी जो होता है ये एक ऐसा कंडीशन है, एचआईवी एक ऐसा कंडीशन है कि ये आपके शुरुआती लक्षण होते हैं। ठीक है, ये शुरुआती लक्षण होते हैं। मान लीजिए किसी को एचआईवी हो गया है तो उसको बहुत दिनों तक पता ही नहीं चलता है कि उसको एचआईवी हो गया है। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन जब मान लीजिए कि ये लगातार कई सालों से चला आ रहा है, लगभग 8 10 साल हो गए, तो जब ये लास्ट कंडीशन होता है एचआईवी का, तब उस आदमी को क्या हो जाता है? एड्स हो जाता है। जैसे किसी आदमी को एक नॉर्मल सा फोड़ा हुआ है और इस फोड़े पे वो लगातार दवा कर रहा है, या उसको नहीं पता चला कि वो फोड़ा है, उसको लग रहा है कि ऐसे छोटा सा दाना निकला है, और बाद में कंडीशन ये हो जाए कि ये फोड़ा अंदर से पूरा पक जाए तो उसको कैंसर हो जाए। ठीक है, यही कंडीशन होता है। जो एचआईवी होता है पहले किसी आदमी को हो सकता है, लेकिन कई वर्षों तक उसको पता नहीं चलेगा, उसको हल्का फुल्के मामूली लक्षण होंगे, वो उस पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन जब 10 वर्ष के लगभग बीत जाता है तो वो चीजें उसको एड्स के रूप में दिखाई देने लगती हैं। इसका यही आपको एक सिम्टम दिखाई देगा कि आपको फीवर महसूस होगा, आपको आपके गले में, जो हम जैसे खाना खाते हैं ना, तो जो ग्रास नली होती है उसमें आपको चोट, मतलब एक तरीके से वो पूरी तरीके जख्मी रहेगा वो वाला एरिया हमारा। आपको बुखार फील होगा, थकान लगेगा। ठीक है, रात में गर्मी उर्मी बहुत ज्यादा होती है, बेचैनी होता है, ये कुछ उसके स्टार्टिंग लक्षण है। लेकिन जब काफी टाइम हो जाता है ना, तो जब एड्स वाली कंडीशन होती है तो आदमी जो होता है उसमें टीबी के भी लक्षण शुरू हो जाते हैं। यानी कि जितनी घातक बीमारियां होंगी वो सारी बीमारी उसको जकड़ लेते हैं, और इस कंडीशन में क्या हो जाता है? आदमी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस कंडीशन में आदमी का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। अच्छा, ये फैलता कैसे है? तो इसके फैलने के जो है वो तीन इसके मेन कह सकते हैं मेजर पॉइंट हैं, जिससे ये तीनों कारण से ये फैल सकता है। पहला हम इसमें कह सकते हैं कि जो रक्तदान होता है, ठीक है, रक्तदान आप लोग सुने होंगे। रक्तदान होता है, लोग बाद में वही रक्त किसी दूसरे को चढ़ाते हैं। ठीक है, हमने रक्तदान किया, किसी आदमी ने रक्तदान किया, वो रक्त स्टोर, मतलब वो ब्लड स्टोर करके रखा गया है, और बाद में अगर किसी आदमी को जरूरत पड़ता है तो वो चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी आदमी का ब्लड निकाला गया और वो एचआईवी पॉजिटिव है, ठीक है, क्या है? एचआईवी पॉजिटिव है, और उसने कभी जांच नहीं करवाया है, बिना जांच के उसने रक्तदान कर दिया, तो जब ये एचआईवी पॉजिटिव वाले आदमी का रक्त किसी दूसरे आदमी को दिया जाएगा तो वो आदमी भी इससे संक्रमित हो सकता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है?
दूसरा कंडीशन हो सकता है कि कोई भी बच्चा जो है, बच्चों में ये कैसे आता है, तो जो बच्चे होते हैं वो अपने माता से संक्रमित होते हैं। ठीक है, बच्चे जो हैं वो अपने माता से संक्रमित होते हैं, अपने मम्मी का दूध पिएंगे। ठीक है, इसीलिए जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनका एचआईवी टेस्ट होता है। ठीक है, उनका क्या होता है, एचआईवी टेस्ट होता है, ये बच्चों में इससे आता है। और एक हम इसका और मेजर मेजर प्रॉब्लम जो कह सकते हैं वो हो सकता है कि असुरक्षित यौन संबंध। ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध मतलब अगर फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं और वो सुरक्षित नहीं है, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके लिए आप किसी प्रोटेक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी एचआईवी आदमी को हो सकता है। ठीक है, आप नॉर्मल सी एक चीज जानिए, जो हमारे शरीर के अंदर लिक्विड पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर जो तरल पदार्थ पाए जाते हैं, अगर वो किसी भी तरीके से दूसरे आदमी के अंदर वो तरल पदार्थ ट्रांसफर होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आदमी को एचआईवी हो सकता है। जैसे रक्त अगर देखें तो ये भी हमारे अंदर का एक लिक्विड है, मम्मी का जो दूध होता है बच्चों के लिए ये भी एक तरीके का लिक्विड होता है। या अगर हम देखें स्पर्म, ठीक है, तो ये भी एक तरीके का लिक्विड होता है। अगर वो किसी भी माध्यम से एक आदमी से दूसरे आदमी में जाता है तो वो आदमी एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है, अगर पहला वाला आदमी एचआईवी पॉजिटिव है। ठीक है, और एचआईवी में क्या होगा कि आपके व्हाइट ब्लड सेल्स जो होंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आप में पहले स्टार्टिंग में क्या होगा कि आप थोड़े बहुत बीमार फील करेंगे जब, लेकिन ये लगातार कई वर्षों तक ये कंडीशन चलता रहेगा, तो आदमी को क्या हो जाता है, आदमी को एड्स हो जाता है। और एड्स वाले कंडीशन में उसको कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे टीबी वगैरह जो हम बताएं अभी, ये हो जाएगा। ठीक है, क्षय रोग जिसको बोलते हैं, और लास्ट में आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्लियर है सबको? आई थिंक आप लोगों को एचआईवी और एड्स दोनों समझ में आ गया होगा। चलिए, ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये यहाँ से आपसे 2-3 क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि ये इनका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, दूसरा कब ये मनाया जाता है। ठीक है, और इसीलिए रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। ठीक है, वो रेड रिबन जो होता है, वो रिबन ऐसे क्रॉस में होता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि ये किसका सिंबल है। तो ये चीजें कुछ जो हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, वेरी गुड रागनी जी। तो क्लास खत्म करें अब। ओके, ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग। कल बारिश वारिश नहीं होगी तो कल क्लास चलेगी आप लोग की। ये आपका है सर? ये एक दीपक वो वाला पड़ा था, वो कहाँ गया? हाँ? वो ले गए होंगे शायद से, वो मोड उनका और बड़ा था, ये आज हम लोग घर से लाए हैं, वो डेटा ट्रांसफर करने के लिए डेटा केबल उसमें से निकालने के लिए। ये सर बड़ी अच्छी है, ये मैं ले जा सकता हूँ।